सभी का स्वागत है और आज हम देखेंगे हमारे संविधान की विशेषताएं। इससे पहले मैं 4 पार्ट्स डाल चुका हूँ। उसमें क्या है, हमने 1950 से पहले एक कहानी कही है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है, तो वो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि पहले क्या हुआ था और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो आप उसको एज सच याद कर लेंगे और वीडियो को देख लेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और जिससे आगे गलती की संभावनाएँ कम हो जाएंगी। खैर, आइए हम देख लें हमारे जो संविधान की विशेषताएँ क्या हैं। सबसे बड़ी विशेषता इसमें यह है कि विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उससे पहले दुनिया में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, लेकिन ब्रिटेन में कन्वेंशन थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, यानी भारतीय संविधान जब बनाया गया 1950 में, यानी 1950 में जाके आप सकते हैं उसको कमेंसमेंट हुई, वैसे 1949 में ही हो गया था वो। जब हमारा संविधान बना उससे पहले कई देशों में संविधान बन चुके थे और उससे जिसके प्रावधान हमने अपने देश में जब संविधान बनाया उसमें कौन से प्रावधान सही हो सकते हैं, उनका सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है या प्रशासन के लिए वो जरूरी है या राजनीतिक व्यवस्था के लिए वो जरूरी है, उनको हमने लिया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इस बारे में अपना कथन भी कहा है पार्लियामेंट में। उन्होंने कहा कि इतने बाद में बने संविधान में नई बात वो बदलाव हैं जो इसके दोषों को दूर करने और देश की ज़रूरतों के अनुसार समायोजित करने के लिए किए गए। देखिए, जब इतने बाद में संविधान बना था तो ऑब्वियसली हमारे पास एक बहुत बड़ी नॉलेज थी, या आप कह सकते हैं बहुत बड़ी सोर्सेज थे कि कौन सा संविधान किस देश में चला, उसके कौन से नकारात्मक प्रभाव थे, उसके कौन से सकारात्मक प्रभाव थे और उसको अपने देश में किस तरह से लागू किया जा सकता है, जिसके लिए एक बहुत बड़ी एक्सेस की ज़रूरत थी और लगभग 2-2.5 साल वो एक्सेस चली और तब जाके हमारा संविधान बना। तो ये हमारे संविधान की बहुत बड़ी विशेषता है। ये कहा जा सकता है कि 1949 के संविधान की कई मूल विशेषताओं को 2022 तक किए गए 105 संशोधनों द्वारा काफ़ी हद तक बदल दिया गया। जब हमारा संविधान बना था तो ये कहा गया था कि ये विदेशों से संविधान लिया गया, लेकिन हमारे संविधान को कुछ इस तरीके से बनाया गया था कि जब भी हमारे देश में कोई ज़रूरत हो और ऐसा लगे कि इसके बिना काम नहीं चलता तो हमारे संविधान को बदला जा सकता है। जैसे आप अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, वहाँ पर आज तक बहुत कम जो कह सकते हैं संशोधन हुए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखें तो 105 संशोधन हो चुके हैं। और ख़ास बात यह है कि हमारा जब संविधान बना था तो हमारे देश के संविधान के साथ 2 और देशों के संविधान लगभग उसी टाइम में बने थे, थोड़ा आगे पीछे करके। एक है जिससे बर्मा और दूसरा है पाकिस्तान, और उनके संविधान के बारे में आप जानते हैं वो कई बार बदले जा चुके हैं, देश की व्यवस्थाएँ ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी व्यवस्था आज भी जारी है। और इस संविधान ने इस संविधान की विशेषता आप समझ लीजिए कि उन देशों में जो परेशानी आई वो हमारे देश में नहीं आई, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था को इस तरीके से बनाया गया था कि कोई भी नई चुनौती आती थी उसको संभाला जा सके। अब आप जैसे हम आगे पढ़ें तो हमें पता चलेगा, जैसे 42वां संशोधन आया था, 42nd जो अमेंडमेंट था, यानी 42वां संविधान संशोधन था जो कि इंदिरा गांधी सरकार लेकर आई थी इमरजेंसी के वक्त में, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो इसको आप याद करिए, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ये ईयर्स भी जरूर याद रख लीजिए, क्योंकि कभी कभी इनसे संबंधित क्वेश्चन जो साल है ये जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि इनमें काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है कि वो कौन से संविधान संशोधन अधिनियम कौन से साल का है और कौन से साल में वो लागू हुआ, ये 2 अलग अलग चीज़ें। तो जो 42वां जो संशोधन अधिनियम है वो 1976 का है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन नाम भी दिया गया था, छोटा संविधान भी इसको कहा जाता है। हालांकि इसको बाद में फिर जनता गवर्नमेंट ने 43 और 44 संशोधन द्वारा बदल दिया और कई सारे और प्रोविजंस इसमें ऐड करे घटाए। इस तरीके से इसकी जो आप कह सकते हैं ग्रेविटी है, यानी 42 संशोधन अधिनियम से जो असर हमारे संविधान में आया था उसको काफ़ी हद तक कम किया गया था। फिर और भी संविधान संशोधन आया, जिसमें एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो 73वां संविधान संशोधन है और 74वां संविधान संशोधन है। जो 73वें संशोधन अधिनियम है उसके द्वारा जो पंचायती राज है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में लाएगा। पंचायती राज सिस्टम की जो व्यवस्था थी, यानी पंचायती राज की जो व्यवस्था थी वो हमारे देश में पहले से थी, 1959 से चली आ रही थी, जो कि नागौर में शुरुआत हुई थी, उसके बाद पूरे देश में रही, बट वो उसको संवैधानिक दर्जा नहीं था। जो संवैधानिक दर्जा था वो 73वें संविधान संशोधन से मिला। जैसे आप देखेंगे कि अभी यूपी में केस हुआ था जिसमें कि पंचायत ये म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन होने, तो ये क्यों होने, क्योंकि ये संवैधानिक व्यवस्था है कि ये इलेक्शन होने ही होने, पंचायती राज की व्यवस्था है कि इलेक्शन होने ही होने। उससे पहले क्या होता था कि अगर हुए इलेक्शन तो ठीक है, किसी स्टेट का मन हुआ तो हो गए, नहीं हुआ तो नहीं हुए, ऐसे चलता रहता था। जो ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है ये 1993 में लागू हुआ था, लेकिन इसका अगर साल देखा जाता तो 1992, ये आप देखेंगे यहाँ पर, ये 1992 है
73वां संविधान संशोधन 1992 बोला जाता है, लेकिन इसको लागू करने का साल 1993। जनरली क्या होता है, कोई भी संशोधन अधिनियम आता तो ये नहीं होता वो आया, पेश हुआ और पास हो गया। इसमें काफ़ी वक्त लगता था, काफ़ी डिस्कशन लगता था, और पहले तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे डिस्कशन हुआ करते थे। बट एक जो पहले होते थे, पहले कभी भी कोई भी संविधान संशोधन आएगा तो उसमें काफ़ी डिस्कशन होता था। तो जब वो आता था वो साल दूसरा होता था जब वो लागू हो पाता था, एक्ट बन पाता था। एक्ट बनने के लिए क्या होता है, प्रेसिडेंट का असेंट भी चाहिए होता है। और ये अधिनियम है, इनमें तो जैसे लोकसभा भी पास करेगा, फिर राज्यसभा पास करेगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। कुछ संशोधन है जो फेडरल व्यवस्था को जो संघीय ढांचे को बदलते हैं, उसमें लोकसभा राज्यसभा से पास होगा और फिर स्टेट से भी पास होगा। मतलब 50% ऑफ द स्टेट्स, यानी आधे से अधिक स्टेट्स उसको लागू करेंगे तभी कहीं जाके वो लागू हो पाता है। तो जो 73वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे जो पंचायतों की स्थापना और चुनाव के प्रावधान करते हैं। इनमें क्या प्रावधान थे, पंचायतों की स्थापना और चुनाव के प्रावधान। फिर 73वां संविधान संशोधन द्वारा एक नया भाग, ये भाग था भाग 9 जोड़ा गया, यानी 16 अनुच्छेद एक अलग भाग इसमें जोड़ा गया। और इस संशोधन द्वारा एक अनुसूची, जिसको अनुसूची 11 भी बोलते हैं, जुड़ गई, यानी शेड्यूल भी जुड़ गए। और इस 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल किए गए जो कि पंचायत को दिए जा सकते हैं या सौंपे जा सकते हैं। इसमें व्यवस्था ये है कि ये सारे 29 विषय पंचायतों को मिल जाने चाहिए और पंचायत इस पर अपने नियम बना के या कानून बना के जो कि संविधान पूर्वक हो, जो लीगल हो, उसके अनुसार काम करे। हालांकि 29 के 29 विषय किसी भी राज्य में शायद अभी तक नहीं दिए गए, क्योंकि क्या है कि इसमें कई ऐसे विषय भी हैं जो इस पर सरकारें कंट्रोल करना चाहती हैं, यानी स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, राज्य सरकार, वो कंट्रोल रखना चाहती है। इस अनुसूची में पंचायत की शक्तियाँ, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क और पेयजल आदि जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। तो ये 73वां संविधान संशोधन था। फिर 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नगर पालिकाओं की स्थापना और चुनाव का प्रावधान किया गया, जो कि यूपी में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव होंगे, वो इसी संविधान के संशोधन के अंतर्गत हैं, 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। इसको भी वही 1992 का संविधान है, वो अधिनियम है, और इसको लागू 1993 में किया गया था। 73 और 74 दोनों, क्योंकि 7 बने थे, शहरों के लिए नगर पालिकाएँ बनी थी और गाँव के लिए पंचायत बनी थी। इसके द्वारा भाग 9A, यानी हिंदी में 9 कै भी कह सकते हैं, पार्ट 9A या 9 कै जोड़ा गया। इसमें 13 अनुच्छेद हैं। अगर आप 73वें संविधान संशोधन देखेंगे तो इसमें 16 अनुच्छेद हैं और 74वें में 13 अनुच्छेद हैं। और इसके द्वारा अनुसूची 12 यानी अनुसूची शेड्यूल 12 जोड़ी गई है और 73वें के द्वारा अनुसूची 11 जोड़ी गई है। और इसमें 18 विषय हैं और अनुसूची 11 में 29 विषय हैं। तो नगर पालिका को 18 विषय दिए गए जिस पर वो अपने नियम कानून बना सकती है। हालांकि ये भी ऐसा ही कि सारे के सारे नहीं दिए गए या इनको पूरी तरह स्वायत्तता नहीं दी गई। असल में पंचायत या नगर पालिका को लाने का जो कारण था वो ये था कि जो व्यवस्था है, जो हमारी जो फेडरल जो सिस्टम है, वो लोकल लेवल यानी एक क्षेत्रीय लेवल तक भी पहुँचे, क्योंकि राज्य काफ़ी बड़ा हो जाता है और क्षेत्रीय लेवल पे हो सकता है अपनी ज़रूरतें हो, अपने हिसाब बने। कई आपने देखा होगा राज्य में किसी हिस्से का विकास दूसरे हिस्सों से ज़्यादा होता है, लेकिन नगर पालिका और पंचायतों को ये अधिकार दे दिए जाएंगे तो हर पंचायत या नगर पालिका चाहिए उसका विकास ज़्यादा हो। तो जो ये असमानता उत्पन्न होती है तो उसके कई कारण हैं। थोड़ा सा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है, लीडर्स का इन्फ्लुएंस भी है कि कोई लीडर ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होता है तो वो ज़्यादा विकास करा ले जाता है। सीएम वगैरह जिसमें चाहते हैं, तो जिस एरिया के लिए चाहते हैं वो ज़्यादा विकास होता है। तो इस तरह की असमानता को दूर किया जा सके। ये संविधान संशोधन भी 1992 का है जिसे लागू 1993 में किया गया था। 74वां संविधान संशोधन, आप इसको ऐसे ही पढ़ लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। साल वगैरह बहुत पूछे जाते हैं और कई बार आता है। और स्टेट के इलेक्शन, स्टेट की जो गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट है उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। विशेषताओं कंटिन्यू करते हम देखते हैं। भारत के संविधान को दुनिया का अब तक का सबसे लंबा और विस्तृत संवैधानिक दस्तावेज होने का गौरव प्राप्त है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, उसके स्रोत अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसके कारण ये काफ़ी लंबा कॉन्स्टिट्यूशन भी है और काफ़ी बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन भी है और बहुत विस्तृत। इसके अंदर हर प्रणाली को बहुत ही मतलब क्लियरली और बहुत डिस्क्रिप्शन के साथ दिया गया है, अच्छे से बताया कौन सी संवैधानिक ढांचा किस तरीके से काम करेगा, अगर उसमें कोई परेशानी आती है तो उसको कैसे दूर किया जाएगा। जैसे मान लीजिए लोकसभा में बिल पास हो जाता है, राज्यसभा में नहीं होता, तो आपने देखा होगा कई बिल्स के लिए प्रोविजन है कि लोकसभा राज्यसभा दोनों साथ बैठेंगे फिर उस पर वोटिंग होगी। अगर जैसे जो फेडरल यानी संघीय ढांचा उसमें कोई बदलाव है तो उसमें राज्यों से भी वोटिंग कराई जाएगी। तो ये सब चीज़ें इसमें विस्तृत तौर पर है। ये जो विस्तृतता है यानी जो डिस्क्रिप्शन है हमारे संविधान का, हर एक चीज़ को बहुत माइन्यूट डिटेल्स में बताया गया है, ये आपको किसी और देश में नहीं मिलती। ब्रिटेन में तो खैर संविधान है ही नहीं,
अगर आपको पता हो, वहाँ तो कन्वेंशन है कि जो एक ढांचा चला आ रहा है कि कौन सी व्यवस्था से देश के लोगों को फ़ायदा होता है, वो चीज़ वहाँ पर चलती है। वहाँ पर तो बिल्कुल भी कोई संविधान नहीं है। और ये मैं कहता हूँ ब्रिटेन के लोगों की बहुत बड़ी खासियत है। सोचिए कोई भी संविधान नहीं है, लेकिन सबसे डेमोक्रेटिक देशों में वो है। अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन है। अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि मेजर प्रिंसिपल दे दिए गए, बहुत ज़्यादा मतलब उसको वैसे विस्तृत नहीं बताया गया, क्योंकि जब वो बना था तब पता भी नहीं था किस तरह की परेशानी आएंगी। तो उसको बहुत ज़्यादा ऐसे ये नहीं है कि ये परेशानी आए तो आप इसको ऐसे दूर कीजिएगा, बल्कि वो एक तरीके से सेंटर पे, वहाँ के स्टेट पे और वहाँ के जो केंद्र है, फेडरल गवर्नमेंट है, बेसिकली वहाँ की गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट बोला जाता है, स्टेट को अलग राज्य बोला जाता है, क्योंकि जो वहाँ की व्यवस्था है अमेरिका की, वो भारतीय व्यवस्था से बिल्कुल अलग है। खैर मैं आपको थोड़ा अभी बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वहाँ पे क्या, ये राज्यों सेंटर पे छोड़ दिया गया, उनके अपने अपने विषय अलग दे दिए गए कि भाई जो वहाँ की सेंटर है यानी प्रेसिडेंट है ये रूल बनाएगा, और वहाँ की स्टेट इन पे रूल्स बनाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर लेंगे अपने इशूज़। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो खासियत है वो ये है, वहाँ के जो स्टेट है उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। इसलिए अगर आप जैसे मान लीजिए किसी राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, जैसे आप कैलिफोर्निया की जगह न्यूयॉर्क वाले हिस्से में जाते हैं, वाशिंगटन वाले हिस्से में जाते हैं, तो कैलिफोर्निया में अलग प्रोविज़न आएंगे, वाशिंगटन में अलग प्रोविज़न होंगे, क्योंकि वहाँ राज्यों का अपना संविधान है। इंडिया में क्या है कि राज्यों के संविधान को भी जो हमारा मेन संविधान है उसी में लिख दिया गया है कि उसमें क्या क्या करना है, कैसे करना है। इसलिए आप चले भले यूपी में रह लीजिए या राजस्थान में रह लीजिए या आप महाराष्ट्र में रह लीजिए या केरला में रह लीजिए, आपको सारे प्रोविज़न सेम मिलेंगे। बहुत मूल चूल थोड़ा बहुत कोई अंतर होगा, अदरवाइज ज़्यादातर प्रावधान बिल्कुल सेम है, एक्सेप्ट वन स्टेट, जम्मू कश्मीर में अपना एक संविधान था। इसलिए जो हमारा संविधान है, जो भारत का देश का संविधान है, बहुत लंबा और विस्तृत संविधान है, क्योंकि इसमें इकाइयों के बारे में यानी स्टेट्स के बारे में, इकाई मतलब स्टेट भी हो सकते हैं, यूनियन टेरिटरी भी हो सकती है, इसलिए इकाई एक ज़्यादा बेटर टर्म है। अगर आप एग्जाम में कभी लिखते हैं इकाई, उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ यूनियन टेरिटरी और स्टेट, अब बार बार यूनियन टेरिटरी और स्टेट लिखने की जगह इकाई बोल दीजिए। या मान लीजिए एक लोकल गवर्नमेंट है, पंचायत, उसके बारे में बात करेंगे, तो हर चीज़ के बारे में अलग से बात करने की बजाय इकाई और केंद्र की हम बात करते हैं। जो सेंटर है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है, और जो इकाई है वो बाकी कुछ भी हो सकता है, राज्य हो सकता है, यूनियन टेरिटरी हो सकती है या लोकल गवर्नमेंट हो सकती है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसके बारे में जो है वो सबसे ज़्यादा विस्तृतात्मक यानी बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में बताया गया है, देश के बारे में, राज्यों के बारे में, इसलिए हमारा संविधान सबसे लंबा और विस्तृत है, और यही इसकी सबसे बड़ी खासियतों में से एक है। जो मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी, और आज 12 अनुसूचियाँ, यानी ओवर पीरियड 4 अनुसूचियाँ जुड़ी गई हैं, और आर्टिकल तो कह रहा बहुत ज़्यादा हो गए। संविधान का यह असाधारण आकार कई कारणों से है। संविधान निर्माता वो सभी खामियां और दोष मिटाना चाहते थे जो अन्य संविधानों में थी, जैसे मूल अधिकार अमेरिकी संविधान से लिए, संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिए, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए। मैंने पिछली बार आपको बताया था कि जब आयरलैंड आज़ाद हुआ था तो इसने जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन यानी राष्ट्रमंडल देशों की सदस्यता को छोड़ दिया था। आपातकाल के प्रावधान जर्मनी व भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए। तो ये दोनों आप याद रखिएगा, क्योंकि क्या होता है कि जर्मनी तो बहुत लोग याद कर लेते हैं कि जर्मनी से लिए गए, लेकिन भारत सरकार अधिनियम बहुतों को याद नहीं है कि इसके जो आपातकाल के प्रावधान है वो 1935 से लिए गए। और ऐसा क्वेश्चन भी कई बार यूपीएससी में पूछा गया, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स में भी इसको पूछा गया। संविधान निर्माताओं ने न सिर्फ मौलिक सिद्धांत यानी मूल सिद्धांत जैसा कि अमेरिकी संविधान में है, यानी मेन प्रिंसिपल जो अमेरिकन संविधान है उसमें बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी, और वहाँ के क्या कहते हैं जो विषय होंगे, स्टेट गवर्नमेंट इन चीज़ों पे लॉ बनाई, फेडरल गवर्नमेंट है वहाँ की, वो बेसिकली डिफेंस यानी रक्षा से संबंधित मामले, संचार से संबंधित मामले इनको देखेगी, बाकी सब मामले वहाँ स्टेट देखते हैं। इस तरीके से बनाया, लेकिन उसके प्रोविज़न क्या होंगे वो कभी बताया नहीं गया, किस तरीके से देखेगी। मान लीजिए कोई झगड़ा होता है स्टेट या सेंटर में, तो उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, डिटेल प्रोसीजर क्या है, इस तरीके से वहाँ पर कुछ नहीं बताया। ये आप वहाँ के इलेक्शन में भी देख सकते हैं, वहाँ का जो इलेक्शन सिस्टम है वो हर स्टेट का अपना अलग अलग है। और दूसरा जैसे आप देखेंगे फांसी की सज़ा, इंडिया में जो फांसी की सज़ा है वो हमारे आईपीसी कोड में लिखी हुई है और क्लियर है, वो लगभग सब पर लागू हो जाती है कि सेंटर ने जो दे दिया वो दे दिया। स्टेट कोई अलग प्रोविज़न, कोई अलग मैटर में प्रोविज़न बनाने तो अलग है, लेकिन जो केंद्र ने एक बार प्रोविज़न बना दिया वो ठीक है, वो पूरे देश पे लागू हो जाते हैं। वहाँ ऐसा नहीं है। अमेरिका में क्या है, जो राज्य सरकार है वो डिसाइड करती हैं कि भाई हमारे राज्य के अंदर फांसी सज़ा होगी या नहीं होगी। तो इस तरह के प्रावधान हैं, यानी सज़ा का प्रावधान है, लेकिन सज़ा को किस तरीके से दिया जाएगा ये राज्य का अलग है, केंद्र का अलग। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में ना सिर्फ मौलिक सिद्धांत लिखे गए बल्कि प्रशासनिक विवरण भी लिखे गए, यानी किस तरीके से क्या काम करें, जैसे इलेक्शन का प्रोसीजर क्या है,
इंडिया में क्लियरली बताया गया है। ये वो रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर क्या है, सेंटर स्टेट क्लियरली बताया गया है। ऐसा नहीं कि अलग ही चल रही है सारी। ऐसा नहीं है कि हम राजस्थान सरकार कहेगी कि नहीं हम तो जी हमारी जिसकी इच्छा होगी उसको नौकरी देंगे, सेंटर जो सेंटर में रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा, ऐसा नहीं होता। कोई भी राज्य सरकार कभी भी आप देख लीजिए नौकरी का प्रावधान ऐसे नहीं कर सकती कि हमें हमें जिसकी इच्छा है कि हम उसको नौकरी देंगे। उनको सबके लिए प्रोविजन बनाने पड़ा है। SC ST को रिजर्वेशन देना पड़ा है, OBC को रिजर्वेशन देना पड़ा है, एक मेथड बनाना पड़ा है, एग्जाम्स कंडक्ट कराने पड़ते हैं। कोई भी राज्य सरकार होगी कंडक्ट कराने पड़ते हैं। हालांकि इसमें सरकार का खैर हाथ नहीं है, क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि मतलब इस तरीके से जो चीज़ें वो हैं। लेकिन रिक्रूटमेंट प्रोसीजर हर राज्य को फॉलो करना पड़ता है। हरियाणा में तो खैर एक बार मतलब एक पूरी लिस्ट बन गई थी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, उसको हटा के जो वहाँ के मंत्री थे उन्होंने अपनी लिस्ट भेजी कि नहीं इनको सिलेक्ट कर दो, बाकी को फेल कर दो ऑटोमेटिकली। और फिर बाद में वो केस गया और उसमें जेल भी हुई है वहाँ के मुख्यमंत्री साहब को, जो पूर्व में मुख्यमंत्री थे। तो अमेरिका में सिर्फ मौलिक सिद्धांत है, इंडिया में प्रशासनिक विवरण भी लिखे हुए हैं। और प्रशासनिक विवरण लिखने का कारण ये था कि संविधान निर्माताओं को डर था कि बिना प्रशासनिक विवरण के संविधान का दुरुपयोग किया जा सकता है और उसका स्वरूप बिगाड़ा जा सकता है। जैसे चुनाव की प्रक्रिया बता देते और हर राज्य अपना हिसाब से ले लेता कि यार ठीक है, लोगों को इकट्ठा करा, थोड़ा सा मोबिलाइज करा और दूसरों को दबा दे कि नहीं चुनाव हमारे यहाँ तो जी एक बार ही होंगे और 10 साल बाद होंगे। दूसरा राज्य कहता है नहीं हमारे यहाँ तो हर साल होंगे। तो इस तरह से इन चीज़ों को जो है इस मशीनरी को हटाया गया और कहा गया प्रशासनिक विवरण बिल्कुल क्लियर है। जब भी आप देखेंगे MLA के इलेक्शन होंगे या MP के इलेक्शन होंगे, उसमें जो हमारा सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है वो डिसीजन लेता है कि कब इलेक्शन होंगे, कौन सी डेट को इलेक्शन होंगे, सिक्योरिटी सिस्टम क्या रहेगा, क्या प्रोसीजर रहेगा, और बिल्कुल पूरा सिस्टम एक है। वो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को मोबिलाइज करते हैं क्योंकि इंस्ट्रक्शन आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट मशीनरी पे आते हैं, फिर वहाँ से DM के पास जाते हैं, यानी राज्य वो जिले में जाते हैं, फिर जिले से पूरी बॉडी चलती है और बिल्कुल एक प्रोसेस से टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हर चीज़ होती है। तो ये प्रशासनिक विवरण पहले से ही संविधान में दिए हुए हैं कि किस तरह से कौन सी मशीनरी काम करेगी। तो इससे क्या है संविधान का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता, उसका स्वरूप बिगाड़ने की जो संभावना है उसको बहुत कम कर दिया गया है। फिर तीसरा पॉइंट है क्यों हमारे संविधान में ज़्यादा बड़ा आकार है। देश की विशालता और हल की जाने वाली विशिष्ट समस्याओं ने भी संविधान के विशेष आकार में योगदान दिया है। जैसे कि एक पूरा भाग, हमारे देश में बहुत तरह की समस्याएं थी चूँकि एक बहुत बड़ा देश है। यूरोप में देखेंगे तो छोटे से राज्य हैं, जो देश है बहुत छोटे से हैं। हमारा जो इंडिया का एक्सपेंशन है वो लगभग पूरे यूरोप के बराबर का ही है। और यूरोप में आप देख लीजिए कितने, स्विट्जरलैंड है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, पोलैंड है, हॉलैंड है, डेनमार्क है, इंग्लैंड है, ये सारे देश हैं। तो और पूरा यूरोप एक तरफ है, इंडिया लगभग एक तरफ है। तो बराबर सा अगर आप देखें तो आकार में साइज वगैरह में बराबर से है। तो इंडिया में देखिए इतनी मतलब इतनी विशेषता है, इतनी विविधता है, तो जाहिर सी बात है इसकी परेशानियाँ भी थोड़ी ज़्यादा होंगी। एक बड़ी फैमिली को संभालना एक छोटी फैमिली को संभालने से बहुत अलग होता है। तो बड़ी फैमिली को संभालने के लिए जितने प्रावधान किए जा सकते थे उतने किए गए और जितनी डिटेल में उसको लिखा जा सकता था उतने डिटेल में उसको लिखा गया। एक पूरा भाग ही अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। भाग याद कर लीजिए 16वां, भाग 18वां आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है, भाग 17वां आपातकाल से संबंधित है। एक इसको आप याद करने के लिए देख सकते हैं 17 पे खतरा यानी आपातकाल कहता है। 17 नंबर बचपन में जब खेलते थे तो उसमें ये सब बोला था 17 पे, जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं तो 17 रन किसी बन गए, तो अब क्या डीमोटिवेट करने के लिए स्लैंग इस्तेमाल किया जाता था 17 पे खतरा, यानी अब तो 17 रन पे चला गया, यहाँ पे खतरा आ सकता है। तो इससे थोड़ा सा जो आपका मेंटल साइकोलॉजी उसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। तो आप इसे याद कर लीजिए आपातकाल भाग 17। मतलब कोई भी विशिष्ट समस्या आ सकती है या क्या विशिष्ट कारण है उस पर एक भाग बनाया गया है। जितना बना सकते थे बनाया। अनुसूचित जाति जनजाति आप देख लीजिए, आधिकारिक भाषा आज भी इस पर झगड़ा है। हमारी आधिकारिक भाषा, राष्ट्रीय भाषा तो हमारे देश की खैर है ही नहीं। तो फिर 18वां भाग आपातकाल जैसा मैंने आपको बताया जर्मनी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। फिर भारतीय संविधान न सिर्फ संघ सरकार के प्रावधानों का वर्णन करते हैं अपितु राज्यों के भी पूर्ण प्रावधान सम्मिलित हैं। इसमें सिर्फ एक अपवाद के तौर पर जम्मू एंड कश्मीर राज्य है जिसको अपना संविधान बनाने की छूट मिली थी और उसने अपना संविधान बनाया भी। फिर क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान के प्रावधान भी इसमें शामिल हैं। जैसे आर्टिकल जो 371 से 371 आई है, आई इसको क्या है थोड़ा सा दिखाने के लिए, क्लियर दिखाने के लिए मैंने छोटा लेटर इस्तेमाल किया, वैसे बड़ा लेटर इस्तेमाल होता है, कैपिटल लेटर आई इसमें इस्तेमाल होता है। 371 से 371 आई है जिसमें नागालैंड, आसाम, मेघालय, महाराष्ट्र इन सब के इत्यादि राज्यों के
जो समस्या है, जो लोकल लेवल की समस्या है, उनको डील करने के लिए प्रावधान बनाए गए। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी पढ़ने का कोई मतलब नहीं, अदरवाइज ये वीडियो ही 10-12 घंटे का हो जाएगा। ना ही सिर्फ इकाइयों से संबंधित प्रावधान अपितु केंद्र इकाइयों के बीच के में संबंध भी विस्तृत तौर पर संहिताबद्ध किए गए। अब हमारे जो संविधान है उसमें सिर्फ केंद्र का केंद्र में क्या होगा, राज्यों में क्या होगा, सिर्फ वो नहीं बताया, बल्कि केंद्र और राज्य की जो रिलेशनशिप है वो कैसे चलेगी। जैसे गवर्नर के रोल्स क्या क्या रहेंगे, है ना, जो गवर्नर बनाए जाते हैं, राज्यपाल जो बनाया जाता है राज्यों में वो बनेगा, उसके रोल क्या रहेंगे। राज्य, अगर मान लीजिए राज्य कोई ऐसा कानून बनाता है जो केंद्र के कानून से मतलब टकराते हैं, तो उसमें राज्यपाल का क्या रोल रहेगा। तो इन संबंधों को भी विस्तृत तौर पर बताया गया और संहिताबद्ध किया गया किस स्थिति में क्या करना है। तो इसके कारण भी जो हमारा संविधान है उसका आकार बहुत बड़ा है, जिससे भविष्य में होने वाले टकराव जहाँ तक मुमकिन हो खत्म किया जा सके। इसकी कोशिश बस यही थी कि विस्तृत बनाने से ये रहेगा कोई टकराव नहीं हुआ, किसी राज्य में कोई गवर्नमेंट आ जाएगी तो वो अपना नहीं चलाने लग जाएगी, उसको पता है कि संविधान ने ये लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग ही वो काम उसको करना पड़ेगा। छठा पॉइंट है, संविधान में मूलभूत अधिकारों के साथ ही राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी शामिल है जो देश के शासन में मौलिक है। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो वेलफेयर स्टेट, लाभ का जो हितकारी राज्य है उससे प्रभावित रहते हैं। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इसका क्या है, कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि ये बहुत ही लीगली बाइंडिंग प्रोविज़न नहीं है कि ये नहीं है, किसी को नहीं मिल रहे, यानी नीति निर्देशक जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट पॉलिसी, अगर ये इसके जैसे प्रोविज़न है, वर्कर्स का पार्टिसिपेशन है और जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, अब नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड इस वक्त राज्य में, देश में तो नहीं है, लेकिन ये उसका उद्देश्य भी है। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो ये बताते हैं कि एक राज्य का, एक देश का क्या उद्देश्य है जिससे लोगों का हित हो, उन उद्देश्यों को किस तरह से प्राप्त किया जाता है। अब ये छोड़े हुए राज्यों पर और केंद्र सरकार पर कि इनको कैसे अचीव करती है। जो देश के शासन में मौलिक है और सामाजिक नीति के सिद्धांत से प्रभावित है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये मौलिक है, ये फंडामेंटल शासन में मौलिक है, यानी फंडामेंटल इन द गवर्नेंस, और सामाजिक नीति सोशल प्रिंसिपल्स के सिद्धांतों की प्रकृति है, इन द नेचर ऑफ सोशल प्रिंसिपल्स हैं ये। तो ये सामाजिक नीति के सिद्धांत हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत, और शासन में मौलिक हैं। इन दो शब्दों को जरूर याद रखिएगा, ये पूछा जाता है और बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि मूल अधिकार सबसे ज़्यादा पढ़ाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगता है। तो लोग सोचते हैं कि शासन में मौलिक जो है वो मूल सिद्धांत है, जबकि शासन में मौलिक जो है वो नीति निर्देशक सिद्धांत है और इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों भाग 4 कै या 4A और अनुच्छेद 51 कै या 51A को भी जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन था जिससे मैंने आपको बताया कि एक मिनी संशोधन था। खैर बाद में इसको काफ़ी हद तक जनता गवर्नमेंट ने 44 संविधान संशोधन से बदल दिया। इसमें जो जब ये बना था तो इसमें एक भाग जोड़ा गया था, भाग 14 4th A और अनुच्छेद 51A। तो इसमें मूलभूत कर्तव्यों को जोड़ा गया था, या मूल कर्तव्य जो हमारे कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो इसके साथ ही आज का वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।